जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः कथन बी सही है जबकि ए गलत है। तो ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल बी। अगला है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है। तो जलोढ़क तलछट का अर्थ नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है जो भारत के 43% भाग में पाई जाती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, तो 43% भाग में पाई जाती है। यह सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों द्वारा लाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48A। अगला है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन किस तत्व के अपर रूप हैं। तो यह किसके हैं, यह है कार्बन के। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है डैश डैश कहलाती है। तो जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो तो संघनन प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघनन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है टुंड्रा के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनामाता रोग का प्रकोप डैश डैश द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। तो यह किसके कारण हुआ था, पारा यानी मरकरी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो ये मीनामाता रोग था, पारे यानी मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। मानसिक नियंत्रण खोना, आंशिक लकवा और बोलने में दुर्बलता मीनामाता रोग के कुछ लक्षण हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसके लक्षण भी पूछ लिए जाए, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया। तो यह किया था किसने, मार्क केंडल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके जरूर रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तस्मानिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा डैश डैश में घटित हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा जो है भोपाल में घटित हुई थी। यह आपदा 2-3 दिसंबर 1984 की रात में घटित हुई थी। तो हो सकता है कि डेट भी पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो 2-3 दिसंबर याद रखिएगा, 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, इसी दिन जो है यह घटना घटित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा डैश डैश मिलता है। तो पांगसाउ दर्रा जो है कहाँ मिलता है ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है पूर्व में क्या नाम था, वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देकर थोड़ा सा देखिए। तो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर जो है 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध के हिस्से थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसका क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। गद्दी पर कब बैठा, तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। जन्म वनम उतना नहीं पूछता है, तो इन 2 पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में बिहार में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा, समझ लीजिए एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्या है, लोक लेखा समिति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। तो इसे जो है, इसको शॉर्टकट में पीएसी भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हलेबीडु। हलेबीडु में यह जो है मंदिर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ किस देवता को समर्पित है, तो ये जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो इसे भी ध्यान रखिए। भगवान शिव को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्यों में महाधिवक्ता को वही स्थान प्राप्त है जो संघ में भारत के महान्यायवादी को प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के महाधिवक्ता। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। तो चलिए, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको बता देते हैं। यही सारे वो टॉपिक हैं जहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कौन सा अधिवेशन था। यह सूरत अधिवेशन था, सूरत सत्र भी कह सकते हैं इसे आप। ये कब हुआ था, ये 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अध्यक्षता की थी किसने, रास बिहारी घोष। सूरत के 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है नरमपंथी और चरमपंथी या गरमपंथी भी आप इसे कह सकते हैं, 2 दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक संबंधों का वर्णन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये जो है ये था लियोनार्डो दा विंची। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये करता है कौन, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, यह मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसे घोलकर आप पी जाइए। जनसंख्या से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके जीके जीएस के
जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें एक अलग से टॉपिक भी मेंशन है जनगणना, ठीक है, या जनसंख्या। तो आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो कालीन का शहर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है भदोही को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भदोही। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो कौन सी है इसमें से, ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम जो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो यह किसके अंतर्गत आती हैं? केवल राज्य विधानमंडल के। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। कृषि जो है आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक मेंशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? तो वह कौन सा है? वह है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। समझ लीजिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना डैश डैश कहलाता है? तो किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक डैश डैश का कर्तव्य है कि वह सारी शिकायतों, गिरफ्तार किए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम आदि को रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य डायरी लगाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी। इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा क्योंकि आप इसी की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार स्टेशन हाउस अधिकारियों को डैश डैश रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस उपनिरीक्षक। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006, जो लोग इस प्रैक्टिस सेट के शुरू से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि हर सेट में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। तो आप इसे ध्यान दे दीजिएगा एक बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुलिस उपनिरीक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो यह कौन कहता है? अनुच्छेद 51A का सी कहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में डैश डैश रुपये तक है। तो कितने रुपए तक है? 1 करोड़ रुपए तक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ता तक चरणों में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर डैश डैश होता है। तो देखिए ये जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम इसके ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर मूल्य संवर्धन के लिए निर्माता से उपभोक्ता तक 4 चरणों में लगाया जाता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। इसके 4 चरण क्या होते हैं? एक तो होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा होता है राज्य माल एवं सेवा कर, तीसरा होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और चौथा होता है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। तो जिसको हम शॉर्टकट में अगर जाने तो पहला IGST, दूसरा SGST, तीसरा CGST और
चौथा है यूटी जीएसटी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह कौन सी होती है? एटीपी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एटीपी। अगला क्वेश्चन है, वाट्स डैश डैश के कारण होता है, तो यह किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके देखिएगा, विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। जितने भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में करंट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के किसी न किसी शिफ्ट में छपे हुए क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर इस तरह से आप इन करंट अफेयर को सीरियस लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो वह कौन सा देश है? वह है चीन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो 22.13 किलोमीटर है। कितनी है? 22.13 किलोमीटर। 22.13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किसके साथ किया है? यह किया है आईआईटी गुवाहाटी से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह दिया गया है आईआरसीटीसी को और दूसरा दिया गया है आईआरएफसी को, यानी कि दोनों को दिया गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।